ये देश इन शहीदों का हमेशा कर्जदार रहेगा। वो मारते मारते मरे हैं। चीन की इस कायराना हरकत की मैं कड़ी निंदा करता हूं। ये शब्द अब बहुत ही आम हो चले हैं। साथ ही आम हो गया है हमारे सैनिकों का सीमा पर शहीद होना। लोगों को अब इसमें कुछ भी नया नहीं लगता। गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद चीन को बहिष्कार करने के आंदोलन ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। अच्छी बात है, मैं, आप और सभी चीन और चीन के सामानों का डटकर बहिष्कार करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम चीन के सामानों का बहिष्कार कर पाने की स्थिति में हैं भी या नहीं? हमारे बहिष्कार करने से चीन की अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क पड़ेगा भी या नहीं? इन्हीं मुद्दों पर आज के टॉपिक में हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं खबर वाला। वर्तमान समय में चीन के सामानों से हमारे बाजार इतने भरे पड़े हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे घर में कितने सामान मेड इन चाइना हैं। अगर हम कोई मोबाइल भी खरीदने जाते हैं तो हम कम कीमत में ज्यादा बढ़िया फीचर्स वाले मोबाइल खरीदते हैं। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मोबाइल मेड इन चाइना है, मेड इन अमेरिका है या फिर मेड इन इंडिया है। और हो भी क्यों ना, एक कंज्यूमर होने के नाते कोई भी सबसे पहले अपने बजट की चिंता करता है। भारत जैसे विकासशील देशों की ऐसी ही जरूरत चीन समझता है और यही कारण है कि आज के समय में चीन हमारे देश के हर सेक्टर में घुस गया है। कहा जा रहा है कि चीन अब हम पर कब्जा नहीं करेगा क्योंकि हम पर चीन पहले ही कब्जा कर चुका है। बायकॉट चाइना के जरिए चीन को सबक सिखाने वाले ये जान लें कि भारत उन 5 शीर्ष देशों में नहीं है जिनसे चीन सबसे ज्यादा आयात या निर्यात करता है। यानी टीवी फोड़ने से चीन का बहुत कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हमने प्रत्येक उभरते हुए कारोबार में पिछले 5 सालों में चीन का स्वागत किया है। 2017 तक भारत में 800 चीनी कंपनियां सक्रिय थीं, जिनमें से 1/3 2014 में पंजीकृत हुई। अधिकांश नई कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आई हैं। यह पैठ अब बेहद व्यापक हो गई है। 2014 से पहले वाला चीन केवल व्यापारी था जो भारत को निर्यात करता था, लेकिन पिछले 5 सालों में वह भारतीय आत्मनिर्भरता में सीधी हिस्सेदारी ले चुका है। यानी अब चीन भारत को सिर्फ सामान नहीं बेच रहा जिसका बायकॉट कर हम चीन के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। हमें अगर चीन के सामानों के प्रभाव से मुक्त होना है तो हमें अपने देश में प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। करंट सिनेरियो की बात करें तो भारत वर्ल्ड प्रोडक्शन का सिर्फ 3% ही सामान प्रोड्यूस करता है, जबकि वर्ल्ड प्रोडक्शन में चीन की हिस्सेदारी 28% से भी ज्यादा है। भारत ही नहीं, अमेरिका भी चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट सफर कर रहा है। सिर्फ बायकॉट चाइना मुहिम चला देने से काम नहीं चलने वाला। ग्राउंड लेवल पर बायकॉट चाइना तभी संभव है जब हम अपने देश के लोगों को चाइनीज सामानों के कॉम्पिटिटिव सामान प्रोवाइड कराएं, जिसकी कीमत और उनके फीचर्स चाइनीज प्रोडक्ट्स जैसे ही हो। नहीं तो कोई भी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा देशभक्त ही क्यों ना हो, 10,000 का रेडमी का मोबाइल छोड़कर 15,000 या 20,000 का अमेरिकन या इंडियन मोबाइल नहीं खरीदेगा अगर दोनों के फीचर्स सेम हो। किसी भी देश के साथ कई तरीकों से ट्रेड होता है। पहला तरीका सामानों के आयात निर्यात का हो गया। दूसरा तरीका विदेशी निवेश का है। विदेशी निवेश के तहत एफडीआई और एफपीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भारत चीन के बीच आयात निर्यात की वर्तमान स्थिति क्या है। भारत अपने कुल आयात का 14% हिस्सा चीन से आयात करता है। यानी अगर भारत विदेशों से 100 रुपए का सामान आयात करता है तो इसमें चीन से 14 रुपए का सामान आता है। वहीं भारत अपने कुल एक्सपोर्ट का 5% हिस्सा चीन को निर्यात करता है, यानी 100 में से 5 रुपए का सामान। वहीं अगर चीन की बात करें तो चीन के कुल एक्सपोर्ट का सिर्फ 3% सामान ही हमारे यहां आता है। यानी चीन अपना 97% एक्सपोर्ट भारत के अलावा दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा चीन के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम है। यानी चीन अगर 100 रुपए का सामान आयात करता है तो उसमें हम 1 रुपए से भी कम का सामान चीन को बेचते हैं। ये सभी आंकड़े वित्तीय वर्ष 2019-20 में हुए व्यापार के हैं। अब आते हैं भारत और चीन के बीच के व्यापार के साइज पर। पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2019 के अप्रैल से लेकर फरवरी 2020 तक भारत और चीन के बीच 81 बिलियन यूएस डॉलर्स का व्यापार रहा। इसमें भारत ने 16 बिलियन यूएस डॉलर्स का सामान चीन को एक्सपोर्ट किया, तो वहीं चीन ने भारत को 65 बिलियन यूएस डॉलर्स का सामान बेचा। यानी भारत को 48 बिलियन यूएस डॉलर्स का व्यापारिक घाटा हुआ। चीन के साथ यह व्यापारिक घाटा सालों से चलता आ रहा है। भारत चीन का 7वां सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है।
चीन भारत को इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स, रॉ मटेरियल्स सप्लाई करने से लेकर भारत के स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी फर्म्स तक में उसने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सामानों के एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लेकर भारत में निवेश के मामले में अमेरिका के बाद चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। यानी चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। चीन से भारत आने वाले सामानों में कैपिटल गुड्स जैसे कि पावर प्लांट्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, मेट्रो रेल कोचेस, आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स हैं। वहीं फिनिश्ड गुड्स की बात करें तो फर्टिलाइजर्स, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, एयर कंडीशनर्स जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और मोबाइल फोन के प्रोडक्शन में लगाए जाने वाले सामान, ऑटोमोबाइल्स के सामान, फार्मास्यूटिकल यानी दवाओं का कच्चा माल, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, इंजीनियरिंग गुड्स जैसे सामान शामिल हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारत के ऑटो कंपोनेंट्स का 27% और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का 70% सामान चीन से आता है। दवाओं के निर्माण के लिए 68% एपीआई यानी कच्चा माल, 45% कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और 40% लेदर के सामान चीन से इंपोर्ट किए जाते हैं। चीन से हमारे देश आने वाले सामानों की बात सेक्टर वाइज कर लेते हैं। भारत के स्मार्टफोन मार्केट में चाइनीज कंपनियों का दबदबा है। शियोमी, वीवो, ओप्पो, आसूस, लेनोवो, रेडमी, वन प्लस और अन्य चाइनीज मोबाइल कंपनियां भारत के स्मार्टफोन के बाजार का 75% हिस्सा रखती हैं। यानी भारत के 100 लोगों में से 75 लोगों के पास चाइनीज मोबाइल फोन है। इसके अलावा भारत के स्मार्ट टीवी मार्केट में चीन की हिस्सेदारी 45% तक है। इसके अलावा इन स्मार्टफोन्स में इस्तेमाल होने वाले चाइनीज ऐप्स की भी भरमार है। भारत में टिकटॉक सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला चाइनीज ऐप है। इसके अलावा शेयरिट, हेलो, कैम स्कैनर, जेंडर, ब्यूटी प्लस, यूसी ब्राउजर, यूसी न्यूज, क्लब फैक्ट्री, वीगो वीडियो, वी चैट, 360 डिग्री सिक्योरिटी, क्लीन मास्टर, ये सारे ऐसे मोबाइल ऐप्स हैं जिनका भारत में खूब इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी चाइनीज ऐप्स हैं। अभी हाल ही में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से 52 ऐसे चाइनीज ऐप्स की लिस्ट बनाई गई थी जिन्हें सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक माना गया था। अब बात करते हैं एपीआई सेक्टर की। एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, यानी दवाओं के निर्माण में लगने वाले रॉ और इंटरमीडिएट मटेरियल्स। दवाओं के निर्माण के लिए भी भारत चीन पर काफी ज्यादा निर्भर है। भारत दवाओं के एक्सपोर्ट के मामले में तो विश्व में तीसरे नंबर पर है, लेकिन दवाओं को बनाने के लिए हमें जो कच्चा माल चाहिए होता है उसके लिए भी हम चीन पर निर्भर हैं। भारत विदेशों से जितना एपीआई आयात करता है उसमें चीन की हिस्सेदारी 2/3 से भी ज्यादा है। एपीआई इंपोर्ट का 68% हिस्सा हम केवल चीन से खरीदते हैं। सामानों के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर तो हमने बात कर ली, अब बात करते हैं चाइनीज निवेश की। साल 2019 में भारत में $49 बिलियन का एफडीआई आया। इसमें चीन ने हमारे देश में $4 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्ट इंडिया के मुताबिक वर्तमान समय में भारत में 800 के करीब चाइनीज कंपनियां मौजूद हैं। एफडीआई के माध्यम से चीन हमारे देश में मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और केमिकल्स के तहत पैसा इन्वेस्ट करता है। अब बात करते हैं एफडीआई के तहत भारत के स्टार्टअप्स में चाइनीज इन्वेस्टमेंट की। आप सभी को याद होगा कि जब अप्रैल में चीन के सेंट्रल बैंक ने एचडीएफसी कंपनी में 1% से कुछ ज्यादा का हिस्सा खरीद लिया था, इसके बाद भारत सरकार ने एफडीआई के नॉर्म्स ऐसे देशों के लिए बदल दिए थे जिनकी लैंड बाउंड्री भारत की सीमा से लगती है। दरअसल इसके पीछे का उद्देश्य यह था कि कोरोना क्राइसिस में जब कंपनियों के शेयर्स की वैल्यू कम हो गई है, ऐसी स्थिति में कोई विदेशी कंपनी भारत की कंपनी में ज्यादा हिस्सेदारी सस्ते में न ले ले। हालांकि इसका असर उस चीनी निवेश पर भी पड़ रहा है जिसके तहत चीनी कंपनियां भारत के स्टार्टअप्स में निवेश करती हैं। भारत की टॉप 30 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में से चीन की कंपनियों ने 18 स्टार्टअप्स में पैसा इन्वेस्ट किया है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स ऐसे प्राइवेट स्टार्टअप्स हैं जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा है। भारत के यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की बात करें तो इसमें क्विकर, बिग बास्केट, बायजूस, ड्रीम11, फ्लिपकार्ट, मेक माई ट्रिप, ओला, ओयो, पेटीएम मॉल, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, स्नैपडील, जोमैटो, हाइक, इन्फोएज, उड़ान जैसी कंपनियां शामिल हैं। इनमें चीन की कंपनियों ने $25 मिलियन से लेकर $500 मिलियन तक पैसा इन्वेस्ट किया है। टेंसेंट, अलीबाबा, शियोमी जैसी बड़ी चाइनीज कंपनियां हैं जो भारतीय स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती हैं। ये स्टार्टअप्स पहले से ही घाटे में चल रहे हैं। एफडीआई नॉर्म्स में बदलाव के कारण अब चीन की ये कंपनियां भारत सरकार की परमिशन के बगैर भारत के इन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। इसका असर हमारे देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम पर पड़ेगा, क्योंकि ये स्टार्टअप्स बहुत हद तक चाइनीज इन्वेस्टमेंट पर आधारित हैं। इसके अलावा एलएसी पर बॉर्डर क्लैश,
ने भारत में चीनी निवेश पर असर डालना भी शुरू कर दिया है। अब कुछ बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों हमें चीन पर इतना निर्भर रहना पड़ता है और प्रोडक्शन की यही स्थिति हमारे देश में क्यों नहीं बन पाती। भारतीय अर्थव्यवस्था को हम 3 सेक्टर्स में बांटते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर। भारत में सर्विस सेक्टर की स्थिति सबसे बेहतर है। भारत के जीडीपी में इसका योगदान 55% है। दूसरे नंबर पर इंडस्ट्री सेक्टर है जिसका कंट्रीब्यूशन 29% है। इसी सेक्टर के तहत मैन्युफैक्चरिंग आता है जिसका जिक्र हम अभी तक करते आए हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान 16 से 17% तक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ग्रोथ के लिए हर प्रयास किया जा रहा है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए ही मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी। इसके तहत भारत में ज्यादा से ज्यादा एफडीआई अट्रैक्ट कर साल 2022 तक जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य रखा गया था। साथ ही इससे 100 मिलियन रोजगार सृजन का भी लक्ष्य रखा गया था, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। पिछले 5 सालों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में योगदान सिर्फ 2 से 3% ही बढ़ सका है। अन्य देशों की बात करें तो चीन, साउथ कोरिया, थाईलैंड जैसे देशों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में योगदान 25 से 30% के करीब है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में सबसे बड़ी बाधा यह है कि हम इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं हैं। मेक इन इंडिया की असफलता के पीछे एक कारण यह भी है कि हम विदेशी निवेश पर ज्यादा निर्भर रहे। भारत की सरकारों ने कभी भी टेक्नोलॉजी और R&D पर ज्यादा जोर नहीं दिया। भारत अपने जीडीपी का सिर्फ 0.6 से 0.7% यानी 1% से भी कम बजट रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च करता है। वहीं चीन 2.1%, अमेरिका 2.8%, साउथ कोरिया 4.2% और इजराइल 4.3% खर्च करते हैं। जो भी देश बड़े स्तर पर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं वो भारत की तुलना में टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे हैं। इसके अलावा भारत का एमएसएमई सेक्टर सस्ते चाइनीज सामानों के सामने नहीं टिक पा रहा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में एमएसएमई सेक्टर को हमेशा इग्नोर किया गया। अब जाकर कहीं प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल की बात कही है। भारत में लेबर प्रोडक्टिविटी काफी लो है, यानी भारत में सिर्फ 4.7% वर्कफोर्स स्किल्ड है। वहीं चीन में 24%, साउथ कोरिया में 96%, अमेरिका में 52% और जापान में 80% वर्कर्स स्किल्ड हैं। यानी भारत में जो भी लेबर्स या एम्प्लॉयज हैं वे ज्यादातर अनस्किल्ड हैं। भारत में वोकेशनल कोर्सेज की पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या 5.5 मिलियन है, तो वहीं चीन में इसकी पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या 90 मिलियन है। मुझे उम्मीद है कि इन सारी बातों से आप समझ गए होंगे कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो हमें हमारे एजुकेशनल क्वालिटी में काफी सुधार करने की जरूरत है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना होगा, एमएसएमईज को बढ़ावा देना होगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल खबरवाला को सब्सक्राइब भी कर लें।